श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक और कार्यक्रम है आरोग्यम। आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के विशेषज्ञ यानी बच्चों में किडनी से जुड़ी समस्याओं के विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि आप हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जो बच्चों में किडनी की समस्या होती है जी, उसके लक्षण यदि हम जानना चाहें तो एक माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे में किडनी से जुड़ी समस्या हो रही है? जी, आपको बता दें कि बच्चों में किडनी रोग के या वृक्क रोग की समस्याएं आती हैं और काफी कॉमन है, जिसको हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं जी। और इसमें सर्वप्रथम यही लक्षण दिखता है कि आंखों के चारों तरफ जब बच्चा सो के उठता है तो सूजन आने लगती है जी। और सूजन के साथ साथ आप देखेंगे यह धीरे धीरे सूजन पूरे शरीर पर फैल जाती है जी। पेट फूल जाता है, पैर सूज जाता है और पेशाब कम मात्रा में होने लगता है। अगर 2-3 दिन लगातार बच्चे को सुबह उठने के बाद आंख के चारों तरफ सूजन है तो तुरंत बाल रोग चिकित्सक या बाल वृक्क रोग जो हम हैं जी। ऐसे और भी हैं हमारे दूसरे संस्थान में भी जी। उनसे संपर्क करना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने एक लक्षण बताए जी, तो ये जो गुर्दे की समस्या बच्चों में होती है, क्या एक साथ दोनों गुर्दों में समस्या आ सकती है या एक ही में आ सकती है? अगर आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में समझें जी, तो दोनों गुर्दों में बराबर रोग रहता है, दोनों में समस्याएं आती हैं और उसी की वजह से। और इसमें समस्या क्या आती है कि जैसे हम लोग फिल्टर में से पानी छनता है उसी तरह से हमारा खून भी गुर्दे से छनता है जी, जी। और जो शरीर के हानिकारक पदार्थ होते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, और यह पेशाब में निकल जाता है जी। बट जो अच्छी चीजें होती हैं जैसे प्रोटीन, वह शरीर में रह जाता है खून में जी, जी। इस बीमारी में प्रोटीन भी खून से पेशाब में छनने लगता है और धीरे धीरे काफी मात्रा में प्रोटीन जाने लगता है, जिससे खून में प्रोटीन की कमी हो जाती है और शरीर में सूजन आ जाता है जी जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे लक्षण अगर किसी बच्चे में दिखाई पड़ते हैं जी, तो माँ बाप को एक विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए, ये आपने कहा जी। लेकिन जब संपर्क करते हैं उसके बाद आपके पास जब कोई रोगी आता है तब आप उसकी जांच किस तरह से करते हैं? क्या कोई टेस्ट इसमें होते हैं? क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए, जैसे ऐसे बच्चे आते हैं तो सामान्य तौर पर जितने भी बाल रोग विशेषज्ञ हैं इस रोग के बारे में भली भांति परिचित रहते हैं जी, जी। हमें अंदाज तो तुरंत ही लग जाता है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और बीमारी होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसमें भी सूजन आता है, उसमें भी पेशाब कम होता है, लेकिन उसमें फिर हम माँ बाप पूछते हैं क्या इसका पेशाब लाल रंग का तो नहीं हो रहा है? उसमें खून जाने लगता है और अगर हम देखें तो सूजन के अलावा ब्लड प्रेशर नापे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। तो पहला हमारा काम होता है कि पूछ करके बच्चे को देख करके ये निश्चित करें कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या कोई और इससे मिलती जुलती बीमारी है जी, जी। फिलहाल ज्यादातर टाइम अलग हो जाता है देखने से ही, लेकिन फिर भी सर्वप्रथम हम लोग बच्चे के पेशाब की जाँच करते हैं। उसमें देखते हैं कि प्रोटीन कितनी मात्रा में जा रहा है। पूरे 24 घंटे में एक सामान्य बच्चे में 150 मिलीग्राम प्रोटीन जा सकता है। और फिर हम करते कैसे हैं, वो प्रोटीन को टेस्ट करके करते हैं पेशाब में जी, जी। तो कई तरीके हैं, या तो बहुत सिंपल है कि लैब में उसको पेशाब को गर्म करके और उसमें स्टिक एसिड डाल के देख लेते हैं, अगर एक सफेद रंग का प्रेसिपिटेट बन जाता है तब है जी, या आजकल डिप स्टिक मेथड है, एक स्ट्रिप आती है, पेशाब में डुबोइए और कलर मैच करिए। अगर उसमें बढ़ते क्रम में कलर चेंज होता है जी, जी। और अगर 2 धन से ज्यादा हो या हरे से ज्यादा हो तो समझ लीजिए पेशाब की मात्रा प्रेजेंट है, तो ये तो सुनिश्चित हो गया कि बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जी, जी। इसको और कंफर्म करने के लिए कुछ खून से हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे खून में प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन, एल्बुमिन, और इसमें जो लिपिड आप सुने होंगे कोलेस्ट्रॉल, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है पेशाब में जी और सीरम प्रोटीन और एल्बुमिन खून में कम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है जी, जी। तो ये निश्चित हो गया कि इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। अब इसकी जो आगे दवाएं चलती हैं वह हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको मॉडिफाई करती हैं, चेंज करती हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ संक्रमण भी हटा लेना चाहते हैं कि शरीर में कोई संक्रमण तो नहीं है, जैसे ज्यादातर या तो छाती में संक्रमण हो, निमोनिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या पेशाब में संक्रमण हो। जी, एक फोन है, बात कर लें।
हेलो। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? रामसुर सिंह बोल रहे हैं, सिमौर, पदमपुर, जखानिया, गाजीपुर। अच्छा, रामसुर सिंह जी हमारे साथ आज बच्चों में गुर्दे की समस्या से जुड़े विशेषज्ञ हैं। आपका क्या प्रश्न है, पूछिए। तो बच्चे में गुर्दे की समस्या सर हो जाएगी तो कैसे चलेगा उसका? हमने शुरू में बताया था सिंह साहब कि जैसे गुर्दे का रोग जो बच्चों में होता है वो सामान्य तौर पर उसमें शरीर में सूजन आती है और वो सूजन आंख से शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाती है। बच्चा पेशाब कम करने लगेगा, सूजन आ जाएगी और कभी कभी लाल रंग का भी पेशाब होता है। तो अगर ये है तो समझ जाएं कि गुर्दे की बीमारी तो कोई न कोई है। फिर जब अपने बाल रोग चिकित्सक से संपर्क करेंगे तो वह देख करके बच्चे को और जांच करके बताएंगे कि क्या समस्या है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर ओपी मिश्रा जी हैं, बच्चों के गुर्दे की बीमारी से जुड़े विशेषज्ञ। आपका प्रश्न पूछिए और आप अपना परिचय दीजिए। सुप्रभातम सबसे पहले आकाशवाणी को और आपका प्रस्तुतकर्ता को जी, डॉक्टर साहब को सुप्रभातम। सुप्रभातम। मेरा परिचय बहुत छोटा सा, असगर अली, चित्रियापुर, सीपुर। स्वागत है असगर अली जी, पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ जी। पहले बार सुन रहा हूँ कि बच्चों के किडनी रोग के विशेषज्ञ। हाँ, बच्चों के किडनी रोग के तो विशेषज्ञ सुना, लेकिन बच्चों क्या इसका कोई दोनों में फर्क होता है? बच्चों के किडनी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। जो बच्चों के किडनी रोग के विशेषज्ञ होते हैं तो पहले तो योग्यता आपको बता दें कि वो MD पीडियाट्रिक्स बाल रोग विभाग से किए रहते हैं। इसके अलावा किडनी रोग की स्पेशल ट्रेनिंग होती है और स्पेशली ट्रेंड होते हैं। सब लोग इसका इलाज नहीं कर सकते। मेरा हमेशा गुजारिश ये रहता है कि अगर बच्चों में किडनी रोग पता चला या उसके आंखों में सूजन आ रही है, पेशाब कम हो रहा है, लाल रंग का हो रहा है, तो आप कृपया बच्चों के किडनी रोग विशेषज्ञ से मिले, न कि किसी और चिकित्सक से, क्योंकि इसके जांच कराने की विधि, उपचार की विधि, इनका आगे क्या होगा ये हम लोग बेहतर समझते हैं। जी, बहुत अच्छी बात जो है। हाँ डॉक्टर साहब जी, मेरा जो टीवी के करीब पहुंच रहा है। हाँ। और किडनी का अभी मैं हॉस्पिटल से होकर निकला हूँ। हाँ हाँ। तो किडनी का जो क्रिएटिनिन और यूरिया, हाँ, और यूरिक एसिड, इसके ऊपर कितना मैक्सिमम होता है समझ के वो डेंजर हो जाता है? अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं, हम बता दें आपको। देखिए, एक स्वस्थ वयस्क में यूरिया का 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और क्रिएटिनिन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और यूरिक एसिड 2 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिसको चाहे बच्चा हो चाहे वयस्क हो, अगर किडनी रोग होता है तो यूरिया भी 40 से बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन भी 1 मिलीग्राम से ज्यादा बढ़ जाता है और यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है 6 मिलीग्राम से ज्यादा। और यह तीनों मिलके शरीर में ही नहीं नुकसान पहुंचाते, गुर्दे को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, मेरा हो गया था, ये क्रिएटिनिन हो गया था 2.8। वो ज्यादा था आपका, 3 गुना ज्यादा, लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ गया था। ये कैसे हो जाता है डॉक्टर साहब, क्या खा रहे हैं? ये जब गुर्दे की बीमारी रहती है तो इसके लिए, जैसे आप तो वयस्क हैं, तो वयस्क के जो गुर्दा रोग विशेषज्ञ शहर में बहुत लोग हैं, हमारे यहाँ भी तो गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं शहर के। ये कुछ जानना चाहते हैं, कौन से खान पान से ये बढ़ जाता है तकलीफ, ऐसा क्या? बहुत सारे रोग की वजह से, खान पान से नहीं, रोग से बढ़ता है। वयस्क में ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी या डायबिटीज की जिसको बीमारी होती है, तो तब तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसका आप पूरा जांच कराएं, तब पता चलेगा कि क्यों बढ़ा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। तो जैसा हमने बताया अभी, आपका भी असगर अली जी का भी प्रश्न था इसी से संबंधित। तो यूरिया क्रिएटिनिन हम लोग देख लेते हैं, सोडियम पोटेशियम देख लेते हैं, छाती का एक्सरे कर लेते हैं, टीबी न हो इसके लिए एक चमड़े का जांच मन-2 टेस्ट होता है वो देख लेते हैं, पेशाब देख लेते हैं। अगर सब कुछ सामान्य पाया गया, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो ब्लड में तो प्रोटीन कम होगा, लिपिड बढ़ा रहेगा और पेशाब में ज्यादा जाएगा, तो सर्वप्रथम हम अगर बहुत ज्यादा सूजन है तो भर्ती कर लेते हैं। कम सूजन है तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से ही उनको ट्रीट करते हैं। तो पहले तो हमें बताते हैं भाई कम नमक वाला खाना खाइए। अब आप ये प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को नमक कैसे कंट्रोल करें। देखिए, बच्चों का खाना तो माँ ही बनाती है, वयस्क या दादी बनाती हैं। तो हम ये हमेशा सलाह देते हैं कि आप खाने में क्या है, जैसे चिप्स, पापड़, अचार,
जी, ये तीनों ना दे बच्चे को। बहुत ज्यादा नमक होता है इनमें जी, क्योंकि चिप्स तो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते और वही सबसे ज्यादा मार्केट में बच्चे लाइक करते हैं जब जाते हैं। उसको बंद करिए। दाल और सब्जी में घर में नमक पड़ता है, तो इनके लिए अलग से बनाइए, हल्का डालिए। एकदम हटा देंगे नमक तो बच्चा खाना ही नहीं खाएगा। हल्का डालिए और फिर अपने लिए जितनी आवश्यकता हो उतना डाल लीजिए। टेबल पर जो साल्ट पड़ा रहता है, जैसे हम लोग सलाद जब काटते हैं तो उसमें भी नमक मिलाते हैं, तो बच्चे को दीजिए लेकिन उसमें नमक न मिलाइए। नमक कम करने से सूजन कम होती है। इसके बाद सूजन है तो कुछ हमारे पास दवाएं आती हैं जो हम उनको बच्चों को ज्यादातर मुंह से खाने के लिए देते हैं। तो क्या करता है कि वो पेशाब में नमक को ज्यादा निकालता है, तो उससे सूजन कम हो जाती है। बट वो दवाएं बहुत दिन तक नहीं देते, 5 से 7 दिन देते हैं लगभग, क्योंकि वो एक लक्षण कम करेगा, रोग नहीं हटाएगा। रोग के लिए अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो ईश्वर की कृपा से जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में होता है ज्यादातर 2 से 6 साल या 8 साल के बीच में होता है। तो इसमें जो गुर्दे में बीमारी होती है वो हल्की होती है। हाँ, जिसको हम लोग मिनिमल चेंज डिजीज कहते हैं, कि गुर्दे में की संरचना में ज्यादा फर्क नहीं आता है अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखें। इसमें दवा एक आती है प्रेडनिसोलोन, उसको हम लोग देते हैं। और देने की इसकी विधि है आपको बताएं। दवा मार्केट में है, सब लोग जानते हैं, जितने चिकित्सक हैं इस दवा को सब, क्योंकि बहुत सारे रोग में दवा दी जाती है। लेकिन यह नेफ्रोटिक सिंड्रोम की मुख्य दवा है। अब इसको देने की विधि क्या है? देने की विधि है कि ऐसा नहीं कि जब मन किया तो दिया, आप जैसे शुरू कर देंगे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर सूजन खत्म हो जाएगी। या तो चिकित्सक बंद कर देते हैं दवा, या तो पेरेंट्स बंद कर देते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। इसको हम लोग शुरू में 6 सप्ताह 42 दिन रोज दवा देते हैं और बच्चे के वजन के अनुसार देते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे का वजन 10 किलो है तो 2 मिलीग्राम पर किलो बॉडी वेट, तो मतलब 2 और 10 किलो का है तो 20 मिलीग्राम डेली देंगे उसको शुरू के 42 दिन 6 सप्ताह। इस दौरान आप देखेंगे कि 2 से 3 सप्ताह के बीच में प्रोटीन जाना बंद हो जाता है, लेकिन दवा कंटिन्यू करते हैं। जब 6 सप्ताह हो जाता है तो डोज कम कर देते हैं, तब उसमें 1.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, अगर 10 केजी का है तो 15 मिलीग्राम, 20 केजी का है तो 30 मिलीग्राम, इसी तरह से। और उसको 1 दिन के अंतरे पर देते हैं। 1 दिन देते हैं, 1 दिन नहीं देते हैं, 1 दिन देते हैं, 1 दिन नहीं देते हैं। और हमेशा सुबह के समय देते हैं। आपको पता है स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड को सुबह लगभग 8 बजे के आसपास लेना चाहिए, कुछ नाश्ता करके या दूध के साथ। और क्यों देते हैं ऐसा 1-1 दिन के अंतरे पर? जिससे साइड इफेक्ट्स कम आए। और उसको भी फिर 42 दिन देते हैं पहली बार। तो 6 सप्ताह डेली और 6 सप्ताह 1 दिन के अंतराल पर, टोटल 12 सप्ताह ट्रीटमेंट देते हैं और फिर बंद कर देते हैं दवा को। एक पहली बार जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट एपिसोड कहते हैं, तो 6 सप्ताह रोज और 6 सप्ताह 1 दिन के अंतराल पर अगर प्रेडनिसोलोन दवा उचित चिकित्सक के सलाह से दी गई तो आप ये देखेंगे कि 100 में 90 से 95 बच्चे, लगभग 90 से 95% बिल्कुल प्रोटीन जाना बंद हो जाता है। ये बड़ी खास बात होती है बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। अब ज्यादातर माँ इच्छुक रहती, भाई दवा तो आपने कर दिया 3 महीने, मेरे बच्चे का भविष्य क्या है? ज्यादातर ठीक रहता है, बट इस रोग का एक बड़ा खराब स्वभाव है कि यह बार बार होता है जब तक कि बच्चा 15 साल 16 साल का ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि 15 साल 16 साल तक का ना हो जाए, शुरुआत किस उम्र से हो सकती है? 2 से 6 साल की उम्र में होता है ज्यादातर। अच्छा, 2 वर्ष के बाद ही हो? हाँ, लगभग। हाँ, 2 साल के पहले अगर हो जाए तो ज्यादा खराब होता है। अच्छी वाली वेराइटी जो होती है 2 से 6 साल के बीच की होती है। अब इसे 100 बच्चे अगर लिए तो 1/3 बच्चे में ये देखा गया कि लगभग 30% बच्चों में ये रोग दोबारा कभी नहीं होता। एक बार होता है, हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और ठीक हो जाता है। लेकिन 70 बच्चे, मतलब 70% बच्चों में बार बार होने की संभावना रहती है। तो इनको हम रिलैप्सर्स कहते हैं। एक कॉल है। या हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, आपका परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मैं गौरव बोल रहा हूँ, आरा बिहार से। अच्छा, बताएं गौरव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। आज बच्चों की जो गुर्दे की बीमारी होती है उसके विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ओपी मिश्रा। आपका प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार गौरव जी, बताइए।
हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों में जो गुर्दे की बीमारी, इससे बचने के उपाय क्या हैं और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि ये पेरेंट्स को जल्दी पता चल जाए कि ऐसी कोई समस्या बच्चे के साथ। अच्छा, ठीक है। देखिए, जो सबसे कॉमन बीमारी है यही नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जिसमें पेशाब में प्रोटीन ज्यादा जाने लगता है। तो ये जो हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, इसमें कुछ खराबी आ जाती है। तो उसको तो हम बचा नहीं सकते, लेकिन कैसे जल्दी पहचान सकते हैं ये जानना आवश्यक है। अगर किसी बच्चे में जिसकी उम्र 1 साल 2 साल से बड़ा है, अगर आप सो के उठे, सोचे कि पलकों पर, आंख के पलकों पर सूजन है और धीरे धीरे आप देखें कि दिन प्रतिदिन ये सूजन बढ़ रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ बीमारी गुर्दे संबंधित है और इसको तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। इसके साथ साथ पेशाब भी कम होने लगता है बच्चे का। एक चीज हम और पूछना चाहेंगे कि बच्चों के खान पान में ऐसा क्या रखें जिससे गुर्दे संबंधी बीमारियों से बचा जाए? जी, ऐसे डाइट से रिलेटेड नहीं ये बीमारी होती, मतलब भोजन से संबंधित नहीं होता। लेकिन अगर यह बीमारी हो गई तब भोजन में बदलाव काफी करना पड़ता है। जैसे नमक वाली चीज, चिप्स, पापड़, अचार, एक्स्ट्रा साल्ट भोजन में न डालें, और फैट वाली चीज जैसे दही, घी, मक्खन, यह शरीर में बढ़ जाता है फैट इस रोग में अपने आप। तो ये कम देना, ये 6 चीज पर थोड़ा रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, इसको कम करना है और दवा से ठीक करनी है हमको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो जैसा हमने आपको बताया कि प्रेडनिसोलोन दवा हमने दिया जी 3 महीने तक, 6 हफ्ता डेली, 6 हफ्ता अंतर, एक दिन के अंतराल पर। जेनेरिक नाम है इसका प्रेडनिसोलोन। इसके अलावा क्या होता है कि जब दवा बंद किए तो भाई होगा कि नहीं, हर आदमी जानना चाहता है। जी। तो 70% बच्चों में थोड़ा होता है बार बार। लेकिन वो कैसे होता है, जब बच्चे को सर्दी जुकाम होगा तो प्रोटीन जाना शुरू हो जाएगा, थोड़ा आंख में सूजन आएगी, आप संपर्क करिए। तो शुरू के 1 सप्ताह में हम लोग भी बहुत ट्रीटमेंट नहीं देते, सर्दी जुकाम की दवा देते हैं, और ये देखा गया है कि उनमें 1/4 में फिर प्रोटीन जाना बंद हो जाता है अपने आप। लेकिन कभी कभी नहीं जाता है तो फिर पुनः प्रेडनिसोलोन दवा देते हैं, लेकिन इस बार कम समय के लिए देते हैं। जैसे आज हमने शुरू किया तो लगभग 2 सप्ताह होते होते प्रोटीन जाना बंद हो जाता है जी। तो 2 सप्ताह डेली देते हैं दवा, और अगले 4 सप्ताह 1 दिन के अंतराल पर देते हैं जी। तो लगभग 6 सप्ताह में यह कोर्स पूरा हो जाता है। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, जब इलाज शुरू होता है जी, तब इलाज की अवधि क्या होती है कि कितने लंबे समय के बाद या कितने महीने, दिन के बाद बच्चा ठीक हो जाएगा? जी, देखिए, जो पहला एपिसोड होता है उसमें बच्चा तो ठीक रहता है, 2 हफ्ते में ही उसका प्रोटीन जाना बंद हो जाता है, लेकिन हम ट्रीटमेंट पूरा 3 महीने देते हैं। अच्छा। कि जिससे बार बार न हो। अगर इसके बाद भी होता है तो हम 1 या 2 बार अगर ऐसा हुआ तब तो हम यही प्रेडनिसोलोन दवा 6 सप्ताह के आसपास देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। और फिर बताया आपने कि 100 बच्चों में 70% में होता है। अब इन 70% में लगभग कुछ ऐसे होते हैं जिनको 1 या 2 बार हुआ फिर कभी नहीं होता है जी। लेकिन 30% ऐसे जरूर होते हैं जो बहुत परेशान होते हैं, जिनको बार बार होता है, उनको हम लोग फ्रिक्वेंट रिलैप्सर कहते हैं, या स्टेरॉइड है, इस पे निर्भरता हो जाती है, स्टेरॉइड डिपेंडेंसी हो जाती है। फिर हम प्रेडनिसोलोन शुरू करते हैं, और जब प्रोटीन जाना बंद हो जाता है तो इसका धीरे धीरे डोज कम करते हैं 1-1 दिन के अंतराल पर, और 6 से 9 महीना देते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चे का रोग कंट्रोल में रहे, इसका साइड इफेक्ट्स कम हो, प्रोटीन जाना बंद हो जाए और बच्चा स्वस्थ रहे जी। एक फोन है जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? वाराणसी पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2, अनिल कुमार गुप्ता गोंड। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आज डॉक्टर ओपी मिश्रा जी हैं, बच्चों की किडनी से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ। आपका प्रश्न पूछिए। सर, ऐसा है कि जनरली 80% तो बड़े लोगों में ये डायबिटिक और बीपी की वजह से किडनी फेलियर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि बच्चों में अगर किडनी का रोग हो तो उसको शुरुआती अवस्था में तो आदमी जज करना बड़ा मुश्किल होगा जी, और इसका क्या कारण और या क्या लक्षण है और क्या सावधानी लोग रखें, क्योंकि कुपोषण के बच्चे तो बहुत शिकार हैं अपने देश में। जी जी, आपको बताएं कि इसका जैसे कुपोषण से संबंध नहीं है। ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम सबसे कॉमन बीमारी है, इसमें 100 में 95% बच्चों का गुर्दा फेल नहीं होता,
बीमारी होती है, हम दवा देते हैं, अंततः ये ठीक हो जाते हैं 15-16 साल की उम्र तक जाते जाते। 5% में गुर्दा फेल कर सकता है, वो थोड़ी खराब तरह की बीमारी होती है। एक दूसरा, भोजन से भी संबंधित नहीं है, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, इसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है अपने आप। रह गया कि जब रोग हो जाता है तब भोजन में परिवर्तन काफी कुछ करना पड़ता है। नमक वाली चीजें, फैट वाली चीजें, चिकनाई वाली चीजें कम देते हैं हम लोग, ऐसे बच्चों को सलाह देते हैं। और दूसरा ये है कि जो पेरेंट्स जागरूक हैं और इसका चिकित्सक से संपर्क करके रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, अंततः 95% बच्चे ठीक हो जाते हैं। आगे चल करके परमानेंट असर गुर्दे पर नहीं पड़ता है इसमें, 90 से 95% बच्चों को। बट 5 से 10% बच्चों को जब हमारी ये दवा प्रेडनिसोलोन, जैसा आप सुने होंगे, अभी हम बता रहे थे पांडुरंग जी को, कि जब इसका असर नहीं पड़ता है, जिसको हम स्टेरॉयड रेजिस्टेंट कहते हैं, मतलब वो स्टेरॉयड से उसका असर खत्म हो गया, नहीं पड़ रहा है, तो इनमें हम लोग गुर्दे की बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी करके ये पता करते हैं कि भाई क्या ऐसा चेंज आ गया है कि ये दवा नहीं काम कर रही है। तो इसमें इससे भी ज्यादा पावरफुल और दवाएं हैं और हमारे भारतीय बाजार में उपलब्ध है। थोड़ी महंगी होती हैं, उसको हम 2 साल के आसपास दवा देते हैं और उनका जो मान लीजिए 10% या 5% बच्चे को होगा तो उनका 50% लगभग वो भी ठीक रहते हैं। तो अंततः आप देखेंगे कि 2 से 3% ही ऐसे बच्चे बचते हैं जिनमें बहुत खराब तरीके की बीमारी होती है और गुर्दा फेल होता है और ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है। जी सर, एक चीज है कि मान लीजिए कि जनरली हम लोग जो बच्चे नहीं हैं, तो उन लोगों में तो हम लोग ये डायग्नोसिस कर रहे हैं कि पैर में सूजन है, स्वेलिंग है, चाहे चेहरा सूज रहा है, चेहरे से स्टार्ट शुरू होता है, पानी नहीं पच रहा। बाकी बच्चों में ये जजमेंट मतलब कैसे किया जाए? आंखों के जो बच्चों में अगर आप देखेंगे, जो बच्चे कैसे इसको सबसे सर्वप्रथम लक्षण 2 ही होते हैं, बच्चे के आंखों के चारों तरफ सूजन आना और पेशाब कम होना। अच्छा। अगर ये 2 लक्षण, और ये माँ सबसे पहले बताती है कि इसका आंख सूजा हुआ है, अच्छा जी, या पेशाब कम कर रहा है, ये तो बहुत सामान्य चीज है। एक माँ अपने बच्चे का पूरा ध्यान देती है, इतना तो सब लोग ध्यान देते हैं। और बहुत सारे, हम आपको बताएं कि हम तारीफ करना चाहेंगे अपने देश की माताओं का कि 2 या 3 दिन या 4 दिन के ही इलनेस में लेके आते हैं हमारे पास कि देखिए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमको लग रहा है पलक सूजी हुई है और 2-3 दिन से पेशाब कम कर रहा है। और ये हमारे लिए बड़ा खुशी की बात होती है कि जल्दी हम उसको डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं ऐसे बच्चों को। अच्छा सर, शुरू में जब ये डायग्नोसिस हो जाए, इलाज हो जाए, तो आगे चल के बच्चों को कोई खतरा? 90 से 95% बच्चे अंततः ठीक हो जाते हैं। 5 से 10% में बेस्ट इलाज के बाद भी गुर्दे नहीं ठीक होता है, उन्हीं का गुर्दा फेल करता है। लेकिन उनमें भी अगर पहले पता चल जाए तो कुछ दवाएं ऐसे हैं जो और कम किया जा सकता है। और ये सर आनुवांशिक भी हो सकता है? हाँ, आनुवांशिक होता है। तो जिनको आनुवांशिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, वो आप जानिए कि शुरू में पहले ही साल में, जन्म से 3 महीने के अंदर ही या तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा या कभी कभी 1 साल के अंदर हो जाएगा। वो वाली वेराइटी थोड़ी खराब होती है, आनुवांशिक वाला। आनुवांशिक वाले? हाँ, तो उसमें हम लोग ये पूछते हैं माँ से कि कोई आपके कितने और बच्चे हैं, किसी और को तो ऐसी बीमारी नहीं हुई है, तो बताती हैं, तो उस बच्चे को भी बुला के टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं और इलाज करते हैं उसका। आनुवांशिक वाला हमेशा ध्यान रखिए 1 साल के अंदर ही पता चल जाता है जन्म के। मतलब जिसको आनुवांशिक हो वो जरा चेकअप कराता रहे, विशेष ध्यान रखे। वो विशेष ध्यान दे अगर ऐसा होता है तो। जी, सर को इतनी विशेष जानकारी और लाभदायक बातें बताने के लिए नतमस्तक होकर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। धन्यवाद। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, जब किसी बच्चे को ये बीमारी हो जाती है तो उसके परिवार वालों को क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? हाँ। और वहाँ का वातावरण, क्या खास सावधानी हमको रखनी चाहिए? जी देखें, जैसा हमने बताया कि बीमारी हो गई और जो हम दवा देते हैं हमारे प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं जी। तो इनमें बाकी संक्रमण, बैक्टीरिया का, वायरस का ज्यादा होने की रिस्क बढ़ जाता है, खतरा। बच्चे को वातावरण साफ रखिए, भोजन हमेशा ताजा गरम करके ठंडा करके पिलाइए। बच्चे का नाखून, जो माँ खाना खिला रही है उसका सब साफ सुथरा होना चाहिए। मार्केट का बना हुआ भोजन कोशिश करें न खिलाएं, क्योंकि सारा जो हमारा पाचन क्रिया है और जिसमें संक्रमण होता है ज्यादातर आंत से ही होता है। अगर ये होता है तो मेरी दवाओं का असर भी कम हो जाता है और बच्चा गंभीर हो जाता है, फिर उसको हॉस्पिटलाइज करके एंटीबायोटिक्स और दवाएं देनी पड़ती है। जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर ओपी मिश्रा जी आपने कही है। निश्चित रूप से आज का ये जो कार्यक्रम
कार्यक्रम है हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी साबित होगा, हमें ये पूरा विश्वास है। जी, आपको हम धन्यवाद दें। इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना हम श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। तो देशभक्ति का गाना है, फिल्म केसरी में आया था। जी 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 जी, वो आप सुनवा दें तो अच्छा रहेगा। जरूर। और आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, इंडिया एट 75। बिल्कुल। तो हम लोग अपने देश के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं देशभक्ति की, वो अर्पित करते हुए ये प्यारा सा देशभक्ति गीत सुनवाते हैं। धन्यवाद। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस समय हमारे साथ थे बच्चों के किडनी रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी मिश्रा जी। आप हेरिटेज चिकित्सा विज्ञान संस्थान से जुड़े हुए हैं और हम आप श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।